हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, लास्ट वाले क्लास में हमने 7.1 एक्सरसाइज जो शुरू किया था उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। लेकिन उसके बाद मेरे आरंभ बैच की क्लास की टाइमिंग हो गई थी तो हमने उसे कंप्लीट नहीं किया था। बट कोई दिक्कत नहीं है, आज ही इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना सिखा देता हूँ। तो चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बाकी जिस बच्चे ने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जरूर देख लेना। क्वेश्चन 1 to 4 वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होगा, उसके बाद ही तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहाँ पर देखो एक एंगल ए बना हुआ था और उसके बीचों बीच से एक लाइन गुजर गई जिसका नाम एल है, और ये लाइन क्या कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। एंड उसके आगे बोला गया है एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, जो बी है वो इसी लाइन एल पर एक जगह पर कहीं पर एक पॉइंट है। ओके भाई, यहाँ पर एक बी पॉइंट है, दिख गया हम लोगों को। एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी कि यहाँ पर आपको जो बी क्यू दिख रहा है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एंगल ए के इस वाले आर्म के ऊपर। तो हमें शो ये करना है, क्या शो करना है कि जो ट्रायंगल ए पी बी बनेगा, ये जो नीचे तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है, अच्छा बी क्यू के साथ यहाँ पे बी पी भी दिया हुआ है ना, कि जो बी पी है वो भी हमारा परपेंडिकुलर है। जैसे ऊपर बी क्यू परपेंडिकुलर है वैसे नीचे में बी पी परपेंडिकुलर है। तो हमें ये शो करना है कि ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट आपके प्रूव हो जाएंगे ना, तो उसके बाद ये सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जिसमें कहा गया है बी पी इक्वल टू बी क्यू और बी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इसका एक ही मतलब है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले हम लोग काम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है वो हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का और ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल दिए हुए हैं। कैसे इक्वल है भाई, तो हमारा जो कंप्लीट एंगल ए था उसे ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ऊपर और नीचे जो दो एंगल दिख रहे हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट वाले पार्ट में, कौन कौन से ट्रायंगल प्रूफ करने हैं। तो इन ट्रायंगल, जो हमारा पहला ट्रायंगल है उसका नाम दिया हुआ है ए पी बी, और जो दूसरा वाला हमारा ट्रायंगल है उसका नाम दिया हुआ है ए क्यू बी। अब इन दोनों ट्रायंगल ए पी बी ये वाला, ए क्यू बी ये वाला, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। तो सबसे जो सिंपल तुम लोगों को दिख रहा है कि भाई दोनों में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, बस उसको लिख दो कि यहाँ पर एंगल पी पे 90 डिग्री बना हुआ है और ऊपर में हमारा एंगल क्यू पे 90 डिग्री बना हुआ है। तो दोनों इक्वल होंगे और इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो पहली चीज़ तुम्हारी यहाँ पर हो गई। दूसरा चीज़ ये वाला एंगल और ये एंगल, इसका क्या नाम रख दूँ मैं। जैसे अभी पहले तुमने ए पी बी लिखा है ना, तो हम लोग नीचे लिखा जो ये वाला एंगल है पहले हम लोग को इसका नाम देना पड़ेगा। तो हम इसका नाम दे देते हैं बी ए पी, अपने मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी ए पी, ये इक्वल है इस वाले एंगल के जिसका नाम है बी ए क्यू। तो एंगल बी ए क्यू के इक्वल है, और दोनों इक्वल क्यों हुए, क्योंकि जो एल है वो भैया जी बाइसेक्ट कर रहे हैं। किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंगल ए को बाइसेक्ट ये लाइन कर रही है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये हमको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, रीजन जरूर लिखना एग्जाम में, ध्यान रखियो, रीजन नहीं लिखोगे नंबर कट हो जाएंगे। अब उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, तो सबसे मजेदार चीज़ है ए बी। ये जो लाइन ए बी है ये इसोलेट ट्रायंगल के लिए भी काम कर रही है, इसोलेट ट्रायंगल के लिए भी काम कर रही है। तो यहाँ पर तुम लिखो जो भैया ए बी है ये इधर भी है और इधर भी है, यानी कि ये हमारा कॉमन वाला साइड है, जिसे हम कॉमन साइड कहते हैं। दोनों में सेम ही लेंथ होगा। मान लो इसका लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो नीचे भी 10 होगा, ऊपर भी 10 होगा, एक ही बतिया है। तो हमारी तीन चीज़ें इक्वल हो गई। हमने लिया है एंगल, फिर हमने लिया एंगल, और हमने बगल वाला साइड लिया। ध्यान रखना हमने बीच वाला साइड यूज़ नहीं किया, हमने बगल वाला साइड यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारा एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इसलिए लिखो यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल ए पी बी है वो कॉन्ग्रेंट होगा हमारे ट्रायंगल ए क्यू बी के, और कौन से रूल से, तो एंगल एंगल और साइड वाले रूल का हमने यूज़ किया। पहला काम हो गया। दूसरा काम हमसे क्या बोला गया था कि बीपी और बीक्यू को इक्वल शो करो। ये जो बीपी है और ये बीक्यू इसे इक्वल शो करो, तो ऑटोमेटिकली हो गया। अगर भाई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो तो इक्वल होते हैं। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। तो तुम इसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि हमारा BP जो होगा वो इक्वल होगा BQ के, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारा CPCT है, यानी ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CPCT। बस इतना लिखने का तुम लोगों को एक नंबर फोकटिया में मिल जाएगा। मेन काम यहाँ करना है, दूसरे लोगों को आराम से लिख दो। अच्छा, जो इसमें आगे अगली चीज़ जो लिखी हुई थी ना वो यही लिखा हुआ था कि BP इक्वल है BQ के, या तो तुम ये शो करो या फिर तुम ये शो करो कि जो B है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A, यानी एंगल A का जो आर्म है ये वाला, ये एक आर्म है और एक ये ऊपर वाला आर्म है। तो ये जो पॉइंट B है ये इस वाले आर्म से भी और ऊपर वाले आर्म से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये शो करना है। तो इसका मतलब यही हुआ बेटा कि तुम्हें इस BP को और BQ को ही आपस में इक्वल शो करना है, क्योंकि जो BP है ना वो पॉइंट B का इस वाले आर्म से डिस्टेंस है,
और उसी तरीके से जो बी क्यू है वो पॉइंट बी का इस वाले आर्म से डिस्टेंस है। तो बी पी इक्वल टू बी पी तुमने कर दिया, तो यानी कि अगला वाला पार्ट भी तुम्हारा हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से तुम्हारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे 6th नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो फिगर हमारे सामने यहाँ पे बना हुआ है 7.21, इसमें ए सी और ए ई इक्वल है। दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत इजीली बनेगा, चिंता ना करो। तो मैं अलग अलग समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें ए सी ये वाला लाइन दिया हुआ है और ए ई कौन सा लाइन है भाई, तो ये वाली लाइन है। ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है। उसी तरीके से ए बी और ए डी इक्वल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। और साथ ही साथ एंगल बी ए डी और ई ए सी भी इक्वल दिया हुआ है। हमें शो करना है कि बी सी और डी ई भी इक्वल होंगे। कौन सा है भाई, बी सी कहाँ पर है, तो ये रहा बी सी, और डी ई कहाँ पर है, तो ये इधर देखो ऐसे डी ई जा रहा है। तो ये कैसे शो होगा पता है तुम्हें बस दो ट्रायंगल यहाँ से पकड़ के कॉन्ग्रेंट करने हैं। अगर तुमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मेन मुद्दा यही है कि कौन से हम दो ट्रायंगल्स को पकड़े। तो चलो मैं इसे समझाता हूँ कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है यहाँ पर। तो देखो ये वाला डायग्राम हमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके से ही, और उसमें हमें ये सारी चीज़ें इक्वल दी हुई है। हमें शो करना है बी सी और डी ई इक्वल है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि बी सी और डी ई कहाँ पर आ रहा है। बी सी आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पार्ट, और डी ई कहाँ पर है भाई, तो ये वाला जो लाइन है हमारा डी ई वो है। ओके, अब तुम्हें आइडेंटिफाई अगर करना है कि आखिर हम कौन से ऐसे दो ट्रायंगल है जिन्हें कॉन्ग्रेंट करें, तो हमारा बी सी और डी ई इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए जो गिवन चीज़ें हैं ना, उससे तुम देखो यहाँ पर ए सी दिया हुआ है ना, तुम देखो ए सी कहाँ पर आ रहा है बच्चा, ए सी ये वाली लाइन आ रही है। ओके, उसके बाद यहीं लेफ्ट वाले को ही देखो, ए बी दिया हुआ है, ए बी कहाँ पर आ रहा है, ये वाला लाइन आ रहा है। तो ये ए सी इधर गया, ए बी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और हम लोगों को बी सी लेकर के आना है, तो ये यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो ए बी और सी ये वाला जो ट्रायंगल है, हमें इस वाले ट्रायंगल का ही यूज़ करना है। इस तरीके से तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा। तो पहला ट्रायंगल तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, लेफ्ट वाले पार्ट को चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हमें ट्रायंगल ए बी सी का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रूफ में, भाई हमें अगर इसको इक्वल प्रूफ करना है तो प्रूफ में हमारे पास क्या है, तो पहला जो हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे उस ट्रायंगल का नाम हमने रखा ए बी सी। अब जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो कौन सा होगा, वो भी देख लो जल्दी से। इधर हमारा ए ई आ रहा है, ए ई कहाँ पर है, ये वाली लाइन है ए ई। उसके बाद हमारे पास ए डी आ रहा है, ए डी कहाँ पर है, ये वाली लाइन ए डी है, ये रहा ए ई ए डी, ठीक है ना। ए ई यहाँ पर है, ये रहा हमारा ए डी, और उसके बाद हमें लाना है डी ई, जो कि ये रहा। तो हमें ये वाला ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा। तुम देखो मेरे फिंगर्स के साथ यहाँ पर ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है जिसमें ए ई है, ए डी है और डी ई है। लेकिन इस ट्रायंगल का नाम कैसे रखें, ध्यान रखना, एकदम हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करना। अगर तुमने इधर वाले का नाम ए बी सी रखा है, ठीक है, तो तुमने ए बी से अगर शुरू किया है ना, अगर ए बी से शुरू किया है तो ए बी का इक्वल कौन सा साइड था, ए डी था। तो तुम इधर वाले ट्रायंगल का नाम ए डी से शुरू करोगे। यहाँ पर तुम इसके बहुत सारे नाम लिख सकते हो, इस वाले ट्रायंगल जिसको मैंने बताया उसके तुम कई सारे नाम लिख सकते हो, लेकिन तुम शुरू ए डी से करोगे तब वो सही कहलाएगा, अदरवाइज टीचर उसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो ए डी हो गया। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा कौन सा पॉइंट है, ई है, तो बस लास्ट में ई लिख दो, खत्म। तो जो दूसरा ट्रायंगल होगा वो ए डी ई हो जाएगा, और इसमें कुछ करनी चाहिए था। तुम इसे अगर आइडेंटिफाई करना चाहो कि तुमने सही से नाम लिखा है या नहीं लिखा है, तो तुम शुरू का देख सकते हो कि ए बी और ए डी हमारे इक्वल हो रहे हैं। यस, ए बी और ए डी इक्वल है। जहाँ पर बी सी लिखा हुआ है वहीं पर डी ई भी लिखा हुआ है, तो यस बी सी और डी ई भी में इक्वल दिया हुआ था। तो ऐसे करके आइडेंटिफाई किया जाता है, एकदम बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमने दो ट्रायंगल का नाम लिख लिया। अब बस इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो। कैसे कॉन्ग्रेंट करें सर, तो भैया यहीं पर दिया हुआ था ए सी इक्वल है ए ई के, क्वेश्चन में गिवन था ना, ए सी इक्वल है ए ई के, तो ए सी इक्वल है ए ई का, ऐसे लिखो और यहाँ पर लिख दो बगल में गिवन है। ओके, तो दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ हमारा ए बी और ए डी इक्वल है। तो ए बी और ए डी इन दोनों ट्रायंगल के साइड है, तो यहाँ पे लिख दो कि इसका ए बी और इधर वाले का ए डी भी हम लोगों को इक्वल दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तीसरी वाली क्या चीज़ है, तीसरी वाली एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी। बी ए डी कहाँ पर बना है पता है तुम लोगों को, देखो बी ए डी किस वाले एंगल को बोला जा रहा है, बी ए और डी, ये वाला एंगल हमारा यहाँ पर जो बी ए डी है ये वाला ट्रायंगल में आ रहा है, छोटे ट्रायंगल में आ रहा है। जबकि हम लोगों को हमने जो यूज़ किया है वो बड़ा ट्रायंगल यूज़ किया है, हमने ए बी सी यूज़ किया है। तो हमें ये पूरा एंगल चाहिए, जबकि इसमें आधा पार्ट दिया हुआ है। और उसी तरीके से दूसरे साइड अगर हम देखें तो हमें जो एंगल दिया है वो ई ए सी दिया हुआ है, ये वाला एंगल। लेकिन हमारा जो ट्रायंगल का नाम हमने रखा है वो ई ए डी रखा हुआ है। तो इसका मतलब कि हमारा जो एंगल दिया हुआ है अगर हम बस उसे लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो उसके लिए फिर क्या किया जाए, उसके लिए ये काम किया जाए कि पहले तुम इस जो बी ए सी वाला एंगल है ना उसे तुम फाइंड कर लो। फाइंड करना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर ये आधा आधा एंगल दिया है ना, और ये एंगल बीच में आ रहा है। अगर ये एंगल तुम इधर से जोड़ दो तो ये कंप्लीट एंगल बी ए सी वाला बन जाएगा, ये वाला एंगल। और उसी तरीके से इधर वाले को तुम यहाँ आगे अगर बढ़ा दो तो तुम्हारा ई ए डी बन जाएगा, और हमारा फिर काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई हमें गिवन है एंगल बी ए डी, और इक्वल के उस साइड में
इक्वल की उस साइड में हमें दिया हुआ है एंगल ई ए सी, लेकिन इससे कंप्लीट नहीं हो रहा है काम, तो हम दोनों साइड एक एंगल ऐड करेंगे, और वो कौन सा एंगल है, ये बीच वाला एंगल है, जिसका नाम हम सी ए डी रख देते हैं। वैसे सी आई डी हो जाता तो ज़्यादा मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं। ये हो गया बी ए डी प्लस में हमारा एंगल सी ए डी, और उसी तरीके से इक्वल के उस साइड में जो हमारा एंगल ई ए सी है लल्ला, उसमें भी ऐड कर दो एंगल सी ए डी। तो किसी भी इक्वेशन में यानी लेफ्ट और राइट में सेम चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। यूक्लिड में तुमने इसको पढ़ा भी है, यूक्लिड ज्योमेट्री में, थिंग्स विच क्या नाम था यार उसका, क्या था इक्वल्स कैसे तो था यार, मैं भूल जा रहा हूँ। एक यूक्लिड का एग्जाम है, जिस बच्चे को भी याद आ जाए जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना, मुझे जल्दी से याद दिला देना, जिस बच्चे को याद आ जाए कि मैंने यहाँ पर यूक्लिड का कौन सा एग्जाम यूज़ किया, उसका पूरा लाइन लिख देना, यानी एग्जाम जो होता है ना उस पूरे एग्जाम को लिख देना, केवल नंबर मत लिखना, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों को अगर कर देंगे बी ए डी प्लस सी ए डी कर देंगे, तो हमारा एंगल हो जाएगा ये बी ए सी, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का कंप्लीट जो एंगल ए है वो बन जाएगा। तो यहाँ तुम लिखो बी ए सी, और इक्वल के उस साइड में उसी तरीके से ई ए सी और सी ए डी करने से तुम्हारा ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा, यानी दूसरा जो हमने ट्रायंगल लिया था उसका एंगल ई ए डी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल ई ए डी, और ये हमने प्रूव किया है, तो यहाँ पर प्रूव ऐसे करके लिखोगे, जैसे पहले गिवन लिखते थे ना, वैसे यहाँ पर प्रूव किया है तो वो लिख दिया। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। तो तीन चीज़ें हमें इक्वल मिल गया। अब कौन कौन से इक्वल मिला है, कहाँ कहाँ पर, वो देख लो। तो तुम बस एक ट्रायंगल को पकड़ो, जो ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें तुमने ये वाला साइड का यूज़ किया है, इधर वाले साइड का यूज़ किया है, और बीच वाले एंगल का यूज़ किया है। तो साइड एंगल और साइड वाला रूल हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो तुम यहाँ पे लिखोगे कि इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो रहा है हमारे ट्रायंगल ए डी ई के, और जो हमने रूल अप्लाई किया है ला वो है साइड एंगल साइड वाला रूल। अब दो हमारे ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें जो प्रूफ करना था वो मिल गया। कैसे मिल गया भाई, तो हमें प्रूफ करना था बी सी इक्वल टू डी ई, और बी सी इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, और डी ई जो है वो इधर वाले ट्रायंगल का, यानी जो दूसरा हमने ट्रायंगल पकड़ा था उसका पार्ट है, दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर अब लिख सकते हो कि हैंस इसलिए हमारा फाइनली जो बी सी है वो इक्वल हो जाएगा डी ई के, बी सी इक्वल किससे हो जाएगा, डी ई के हो जाएगा। और यहाँ पर रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो वही सी पी सी टी बाई सी पी सी टी, खेल खत्म। ऐसे लिख दो, खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम्हें बनाना था। मेन जो इस क्वेश्चन का काम था ना वो यही था कि तुम ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन कौन से दो ट्रायंगल का यूज़ करना है। अगर तुमने ये काम कर लिया मेन, तो उसके बाद के सारे काम ईजी पीजी हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलो फटाफट उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 7वां वाला जो क्वेश्चन है ना, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसे अच्छे से समझ लेना, इजी पीजी है। तुम्हारा पिछला वाला अगर तुमने समझ लिया तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। हमसे कहा गया है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। ए सी यहाँ पर सॉरी ए बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है, और पी उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बीचों बीच में आता है, और इसके अगर बीचों बीच में अगर ये आ गया, यानी कि पी अगर मिड पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब ये भी है कि ए से लेकर के पी तक का जो लेंथ होगा वही लेंथ होगा बी पी का, यानी ए पी और बी पी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर घुमा करके वही हमें दिया हुआ है कि ए पी और बी पी इक्वल है। अब उसके बाद हमसे कहा गया है कि डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, यानी ए बी के सेम साइड में, ऊपर वाले साइड में डी और ई हमारे पॉइंट हैं, वो कुछ इस तरीके से बने हैं कि हमारा एंगल बी ए डी ए बी ई के बराबर है, फिर ई पी ए जो है वो डी पी बी के बराबर है। एंगल्स को हम लोगों को इक्वल दिया हुआ है, मैं तुम्हें समझाऊंगा कौन कौन से एंगल है, ये एंगल्स हैं और ये एंगल्स एक्चुअल में। हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल डी ए पी होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा ई बी पी के। अब ये जो शो होगा ना बहुत आसानी से हो जाएगा अगर तुमने पिछला वाला काम किया है तो। और उसके बाद सेकंड वाला तुम्हें पता ही है कि ये फोकटिया वाला है, यानी फ्री में नंबर दे करके जाएगा। चलो कॉपी में समझाता हूँ कैसे बनाना है। तो देखो 7th का फर्स्ट पार्ट है, उससे हमें डी ए पी और ई बी पी जो ट्रायंगल है इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम देखते हैं कि इनके में क्या क्या चीज़ें इक्वल है। तो डी ए पी आखिर है कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है। देखो डी ए पी ये पतलू सा जो लंबा सा ट्रायंगल है जो राइट साइड में झुका हुआ है वो वाला है, और ई बी पी जो ट्रायंगल है वो ये वाला है, ये वाला ई बी पी इधर से जो लेफ्ट साइड में झुका हुआ है। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को, ये लेफ्ट वाला और राइट वाले ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है। तो सबसे आसान जो हम शुरू करेंगे वो यहाँ से करेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल ये वाला है डी ए पी वाला ट्रायंगल जो दिया हुआ है, इसका ई पी और इधर वाला जो ट्रायंगल है उसका बी पी इक्वल है, क्योंकि पी हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई कि जो हमारा ए पी है वो इक्वल है बी पी के, और उसका रीज़न पी इज़ मध्य प्रदेश, मैं शॉर्टकट में इसको मिड पॉइंट को मध्य प्रदेश बोल देता हूँ कभी कभी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का ये मिड पॉइंट है, इसलिए ए पी और बी पी आपस में इक्वल हो गए। पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या इक्वल है भाई, तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है डी ए पी उसका एंगल ए आ रहा है, और उसी तरीके से हमारा जो इधर वाला ट्रायंगल है उसका एंगल बी, ये दोनों एंगल भी हमें इक्वल दिए हुए हैं, और इनका जो नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में वो बी ए डी दिया हुआ है।
है ना। हमारे पास इस वाले एंगल का नाम BAD दिया हुआ है, तो तुम इसको कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो इस ट्रायंगल के अंदर बना है तो इसका नाम BAD क्यों रखा गया है। तो भाई BAD भी इसी एंगल को बोलेंगे और PAD भी इसी एंगल को बोलेंगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर इसका नाम एंगल A शॉर्टकट में रख सकते हो और इसका नाम एंगल B शॉर्टकट में रख सकते हो, क्योंकि दोनों जगह पर सिर्फ एक ही एंगल बना है। जब हमारे किसी भी एक पॉइंट में ज़्यादा एंगल बनते हैं ना, तब हमें बड़ा एंगल का यानी एंगल का जो डिटेल में नाम है वो लिखना कंपलसरी हो जाता है, अदरवाइज़ यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारा जो इधर एंगल A बना हुआ है वो इक्वल है हमारे एंगल B के, और ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि भाई BAD और हमारा जो एंगल है ABE ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। तो हमने A और B इक्वल टू कर दिया। अब तीसरी वाली चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी ध्यान से बनाने वाली है। जैसे तुम देखो यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल ABD बना हुआ है, इसमें ये कंप्लीट एंगल नहीं दिया है, हमारा ये वाला पार्ट इक्वल है इस वाले पार्ट के। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें जिसका नाम DAP है इस वाले ट्रायंगल में, तो उसमें ये कंप्लीट एंगल ऐसे बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन वो तो दिया नहीं हम लोगों को इधर वाले की इक्वल। उसी तरीके से दूसरे साइड अगर हम देखें तो इसमें भी छोटकू सा एंगल दिया है। अगर हम पूरा ट्रायंगल देखें बड़ा सा, तो उसका ये तो आधा पार्ट है ना, ये कंप्लीट तो दिया ही नहीं है। तो पिछले बार की तरह हम फिर से क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे, तो उससे हमारा कंप्लीट इधर भी हो जाएगा और इस साइड भी हमारा ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो अब तुम पहले तो ये लिखोगे कि हमें दिया हुआ है एंगल EPA, जो हमारा एंगल EPA है ये वाला एंगल EPA वो इक्वल दिया हुआ है एंगल DPB के, ये अपने गिवन है। लेकिन इससे काम नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी इसको ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा जो एंगल EPA है उसमें ऐड कर देंगे एंगल DPE को। DPE इस वाले एंगल का मैंने नाम रखा है, देखो DPE इस तरीके से इसका नाम रख दिया। और उसी तरीके से राइट साइड में भी हमारा जो एंगल DPB है उसमें भी हम ऐड कर देंगे एंगल DPE को। तो दोनों में ऐड करने से होगा क्या, अब ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा ये पूरा पूरा, जिसका नाम APD रख देते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा एंगल APD हो गया और इक्वल के उस साइड में उसी तरीके से इधर हमारा BPE हो जाएगा, इधर वाला कंप्लीट एंगल का, तो इसका नाम BPE रख दो। देखो कुछ टीचर क्या बोलते हैं ना कि बच्चों तुम पहले एनालिसिस कर लो कि तुम्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और जो काम प्रूफ करने वाला है उसे पहले कर लो, और फिर ये सब जो इक्वल चीज़ें हैं इनको साथ में इकट्ठा लिखो। जैसे ये वाला इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ, और यहाँ पर जो तुमने ये काम किया है जो भी प्रूव किया है इसे तुम लोग इकट्ठे एक साथ लिखो और प्रूव करने वाले काम को पहले ही कर लो। तो अगर तुम्हें वो आसान लगता है तो तुम वो कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं होता है। अगर तुम्हारे टीचर बोले एकदम स्कूल में नहीं वैसे करना ही पड़ेगा नहीं तो नंबर काट दूंगा, तो फिर कर लेना भाई, फिर वो तो टीचर की गलती है, और टीचर वो खड़ूस वाले हैं, तुमको मिल गए, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। तो बस हमारा साइड ये देखो बीच वाला हमारा साइड हो गया था, ये वाला एंगल हो गया और इधर वाला एंगल हो गया, तो एंगल साइड एंगल वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिख दो यहाँ पर कि जो हमारा ट्रायंगल DAP होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल EBP के। और दोनों कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, तो एंगल लिया हमने, बीच वाला साइड लिया और फिर एंगल लिया, तो एंगल साइड एंगल वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। फिर दूसरा वाला जो पार्ट है वो हमारा फ्री वाला नंबर देकर जा रहा है, क्या है भाई उसमें दिया हुआ है, उसमें दिया है AD इक्वल टू BE, और ये तो इक्वल होगा ही। यहाँ पर हमारे पास AD और देखो BE करस्पॉन्डिंग जगह पर है, सेम जगह पर है, यानी कि हमारा जो AD और BE है वो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के CPCT हैं। तो बस ये दोनों इक्वल होंगे बाई CPCT और खेल खत्म, और कुछ करना ही नहीं, बस इतना सा लिखने का तुम्हें एक नंबर फ्री में मिलकर जाएगा, ठीक है। तो ये 7th नंबर को कंप्लीट होता है। एक लास्ट क्वेश्चन 8th नंबर का है, चलो उसे भी डिटेल में समझ लो सॉल्व करना। तो देखो जो 8th नंबर वाला क्वेश्चन है ना, अगर तुम्हारे स्कूल में कॉन्ग्रुएंट वाले पार्ट से 5 नंबर के क्वेश्चन को टीचर को देने का मन किया कि बच्चों को 5 नंबर का क्वेश्चन देता हूँ, तो ये उस कंडीशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को प्रूव करनी है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें एकदम 2-2, 3-3 लाइन में प्रूव हो जाएंगी। मैंने कि दिख रहा है बहुत बड़ा, तो ऐसा नहीं होता कुछ क्वेश्चन कि दिखता बहुत बड़ा है लेकिन एकदम ईजिली सॉल्व हो जाता है, बस ये वही काम है कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन तुम एक एक क्वेश्चन को करते जाओ, तुरंत होते जाएगा सॉल्व, एकदम टाइम नहीं लगेगा। जैसे इस वाले में तुम लोग दिमाग वगैरह लगाना पड़ता है कौन सा ट्रायंगल लेना है क्या करना है, वैसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें तुम्हें सामने में दी हुई है, तुम्हें बस फटाफट पकड़ के उनको इक्वल कॉन्ग्रुएंट जो चीज़ें हैं वो प्रूव करना है। तो दिया क्या है, सबसे पहले बोला गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, इधर वाला ट्रायंगल ABC है और इसमें राइट एंगल है, यहाँ पर ये जो C है ना इसमें राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है ये जो एंगल C है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज हमारा AB है, इस वाले हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट M बना हुआ है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी M जो है वो इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, AM और BM का जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि भैया जो C है उसको M से ज्वाइन कर दिया गया, C को M से मिला दिया गया और उसके बाद प्रोड्यूस कर दिया गया D तक, यानी C को पहले M से मिलाया गया और फिर आगे और बढ़ा दिया गया है D तक, और कुछ इस तरीके से बढ़ाया गया है कि जो DM का लेंथ हो वो इक्वल हो CM का। जैसे इधर AM और BM इक्वल है वैसे DM और CM भी इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब मोबाइल मत हिल भाई इतना जोर से, बच्चे लोग डर जाएंगे।
उसके बाद और क्या कहा गया है, ये पॉइंट डी को जो है उसके बाद ज्वाइन किया गया बी से। ये जो पॉइंट डी था उसको नीचे ऐसे ले जाया गया और बी से मिला दिया गया। ये जो ट्रायंगल पहले से ए बी सी था उसके बी से इस डी को मिला दिया गया। अब हमें क्या क्या चीज़ें शो करनी है, पहला तो ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है। ए एम सी इधर वाला ट्रायंगल है, बी एम डी इधर वाला ट्रायंगल, ये जो छोटू छोटू से ट्रायंगल है इनको पहले हम लोगों को कॉन्ग्रेंट करना है। तुम्हारा फिर डी बी सी को एक राइट ट्रायंगल शो करना है, तुरंत तुरंत हो जाएगा, चिंता ना करो। फिर तुम्हारा डी बी सी जो ट्रायंगल है ये वाला कंप्लीट बड़ा सा जो ट्रायंगल इधर बना हुआ है, और इधर जो ए सी बी ट्रायंगल है जो 90 डिग्री वाला हमें दिया हुआ था, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। फिर सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी शो करना है। तो ये सारी चीज़ें हम तुरंत तुरंत सॉल्व होंगी। चलो समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है, थोड़ा सा बड़ा बनाए हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आती जाए। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा जो ट्रायंगल ए एम सी है उसका ये वाला साइड ए एम, और इधर जो बी एम डी है इसका साइड बी एम, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो लिख लो यहाँ पर कि भाई ए एम इक्वल है बी एम के। ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, तुम गिवन भी लिख सकते हो या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डिटेल में लिखना चाहो कि एम इज़ मिड पॉइंट, मैं शॉर्टकट में एमपी लिख दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश नहीं है, ये मिड पॉइंट वाला एमपी है। तो एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ये ए बी का मिड पॉइंट है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो इसलिए हमारा ए एम और बी एम जो है ना, सॉरी ए एम और इधर से बी एम, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। उसी तरीके से हमें सी एम और डी एम आपस में इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसमें एम को मिड पॉइंट वगैरह नहीं बोला था, डायरेक्ट बोल दिया था कि सी एम और डी एम इक्वल है। तो वो भी लिख लो कि इधर हमारा सी एम और इधर से हमारा जो डी एम है वो इक्वल है, और हमें ये क्वेश्चन में गिवन है तो शॉर्टकट में इसे गिवन लिखेंगे। तीसरी चीज़ क्या इक्वल है, तो ये वाली एंगल देखो, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा जो एंगल ए एम सी है, एंगल ए एम सी वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल बी एम डी के। और दोनों इक्वल क्यों हो रहे हैं तो उसका रीज़न भी लिख देना, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। मैं शॉर्टकट में इसे वी ओ ए भी लिख सकते हो तुम लोग। अब उसके बाद हमारे पास अगर तीन चीज़ें इक्वल हो गई, कौन कौन सा, हमने ये वाला साइड लिया, हमने ये एंगल लिया और हमने ये वाला साइड लिया है, तो साइड एंगल साइड वाले रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ए एम सी है वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट होता है हमारे ट्रायंगल बी एम डी के। और रूल कौन सा लगा, तो साइड एंगल और साइड वाला जो हमारा रूल है वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो पहला काम कंप्लीट, कितना आसानी से हो गया। अब आ जाओ दूसरे काम पे। देखो ये जो तुमने ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किया है ना, इससे कुछ चीज़ें तुम्हें मिली हैं जो आगे काम आएंगी। कहाँ पर काम आएंगी आज बताता हूँ, सेकंड वाले पार्ट में पहले पहुँचो। सेकंड में हमसे कहा गया है कि इस वाले एंगल को जिसका नाम डी बी सी दिया हुआ है, इसे एक राइट एंगल प्रूव करना है, 90 डिग्री का एंगल इसे हम लोगों को प्रूव करना है। कैसे करेंगे पता है, चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया बच्चा, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं ना, जैसे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं वैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। हमारा जो एंगल नंबर सी है, सॉरी डी है, और यहाँ पर जो एंगल सी है ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका नाम ए सी एम रखा था, इसका नाम बी डी सॉरी ए एम सी रखा था, और इधर से हमने बी एम डी रखा था। तो लास्ट में सी आ रहा है, लास्ट में डी आ रहा है, इसका मतलब सी और डी इक्वल होगा, ए और बी इक्वल होगा, और एम एम तो दोनों में इक्वल है ही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल सी है वो इक्वल हो रहा है हमारे एंगल नंबर डी के, ठीक है। ये एंगल सी और ये एंगल डी आपस में इक्वल हो रहे हैं, और ये क्यों इक्वल हो रहे हैं, तो सी पी सी टी से इक्वल हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से, जो भी हमने ऊपर में कॉन्ग्रेंट किया उसकी वजह से इक्वल हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों एंगल तो जेड वाले एंगल हैं, जो हमने सीखा है ना, जेड वाले एंगल देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो ये z वाले एंगल कब इक्वल होते हैं, जब z बनता है तब ये एंगल कब इक्वल होते हैं, जब हमारे ये दोनों लाइन पैरेलल हो। हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है ना कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, ट्रांसवर्सल आ जाता है, तो वहाँ पर जो z वाले एंगल होते हैं जिसे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमारा c और d इक्वल तो हो रहा है, बट एंगल c एंड एंगल d आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कि हमारा एंगल सी और एंगल डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर ये एंगल बन रहे हैं उस वाले जो लाइन होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होता है जब ये लाइन और ये लाइन हमारी आपस में पैरेलल होती है। तो हम यहाँ फाइनली लिखेंगे कि इसलिए जो ए सी लाइन है ना वो पैरेलल हो जाएगा बी डी के। अब लोग सर इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, पैरेलल वगैरह तो प्रूफ करने के लिए बोला नहीं था, हमें तो इसे बस 90 डिग्री करने के लिए बोला था। तो बेटा बस उसी के लिए कर रहे हैं। देखो अब ये हमारा एंगल जो है ये वाला और ये वाला, हमारे दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, मैंने यहाँ पर ना इसको एंगल सी बस नाम दे दिया, वो मैं गलत कर रहा हूँ एक्चुअल में देखा जाए तो, रूल के अकॉर्डिंग। क्यों गलत हो रहा है, तुम इसे तो एंगल डी बोल सकते हो,
इसे तुम एंगल डी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही एंगल बना है, लेकिन इसे तुम एंगल सी नाम नहीं दे सकते क्योंकि एंगल सी दो ठो है, एक इधर भी है एंगल और एक इधर भी है, तो इसका नाम तुम्हें ACM ही रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ भाई, नहीं तो बाद बच्चे लोग तुम लोग कॉपी मार लोगे ना, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर ACM और एंगल डी ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए हमारा AC और है ना BD आपस में पैरेलल हो गया। अब वापस से आ जाओ, मैं जो समझा रहा था कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई। जैसे ये भैया ट्रांसवर्सल का काम कर रहे थे, वैसे ये भी तो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ये जो BC नाम का लाइन है, दो पैरेलल लाइन को ऐसे टच कर रहा है, इसका मतलब ये भी ट्रांसवर्सल है। और जब इस तरीके से ट्रांसवर्सल बनता है तो ये दोनों जो एंगल हैं, यहाँ पर जो एंगल B है और यहाँ जो कंप्लीट एंगल C है, जिसका नाम हमें क्वेश्चन में ACB रखा हुआ था, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं फिर से घुमा करके तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, हमारा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये आगे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो हमने क्या सीखा, जब ट्रांसवर्सल कट करे दो पैरेलल लाइंस को, तो उस कंडीशन में अंदर साइड में जो हमारे सेम तरफ एंगल बनते हैं वो को इंटीरियर एंगल होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल हमारे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होंगे। और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कैसा होता है, वो आपस में सप्लीमेंट्री होता है, यानी इन दोनों को प्लस करने पर हमारा 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर तुम फिर से लिखोगे इस चीज़ को कि नाउ हमारा जो एंगल ACB है, एंगल ACB अगर मैं उसमें प्लस करूं हमारे एंगल DB, ये वाले एंगल को जिसका नाम है DBC, तो दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। और रीज़न क्या है, ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये भी लिख देना, को इंटीरियर एंगल्स, कि ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हो गए, इनके पैरेलल होने की वजह से ये को इंटीरियर एंगल हुए हैं। ACB के बारे में पहले ही बताया गया था कि वो राइट एंगल है। राइट एंगल यानी कि उसका वैल्यू 90 डिग्री हमें क्वेश्चन में पहले से दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसके बदले में 90 लिख देंगे। प्लस में हमारा एंगल हो जाएगा DBC, ठीक है, इक्वल के उस साइड में है 180 डिग्री। जब इस 90 को मैं उठा करके इधर फेंकूंगा तो इधर प्लस में, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, और 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा एंगल जो DBC है वो कितना निकल गया, वो 90 डिग्री का निकल गया। और यही तो हमें शो करना था, यही हमें शो करना था। तुम लिख देना कि हैंस DBC इज़ अ राइट एंगल। मैं बस इतना ही लिख करके छोड़ देता हूँ। ये दूसरा काम हो गया। तीसरे वाले काम के पास चलो। तीसरा काम ये फटाफट हो जाएगा, उसमें तो और टाइम नहीं लगेगा, तुमने अगर इतना मेहनत कर लिया तो। तीसरे वाले काम में हमसे कहा गया है कि आपको कौन से ट्रायंगल, तो ट्रायंगल DBC वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल हमारा ACB, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट करना है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें इक्वल है भाई, तो हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें हमने देखा 90 डिग्री का एंगल, इधर वाला जो हमारा DBC ट्रायंगल है उसमें बने 90 डिग्री के एंगल, दोनों आपस में इक्वल हैं। अभी हमने यहाँ पर किया भी था, तो हम इसको लिख देंगे कि भैया हमारा जो एंगल DBC है, DBC वो इक्वल है हमारे एंगल ACB के, और दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि दोनों आपस में 90 डिग्री के हैं। तो पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करने का, जैसे तुमने ये एंगल पकड़ा हुआ है उसी तरीके से ये जो BC साइड है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। हमारा जो DBC है उसमें भी BC साइड आ रहा है, ACB में भी BC साइड आ रहा है। तो लिखो कि इधर से BC और इधर से जो CB बना हुआ है वो एक ही है एक्चुअल में, तो BC इज इक्वल टू CB, और ये हमारा कॉमन वाला साइड है, तो कॉमन लिख करके छोड़ दो। तीसरी चीज़ जो है सबसे मज़ेदार है, वो क्या है भाई, कि हमारा जो ये AC है लल्ला और इधर से ये जो BD है ये भी इक्वल होगा। तुम लोग सर ये कहाँ से इक्वल होगा, क्वेश्चन में तो दिया नहीं था। हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। फर्स्ट वाले में हमने किया था ना, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट, तो इसके सारे के सारे पार्ट्स आपस में जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो AC है वो इक्वल हो जाएगा BD के। AC देखो शुरू और लास्ट में है, BD शुरू और लास्ट में है, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल्सो जो हमारा AC है, नहीं इधर से हमारे पास क्या बना हुआ था, ये BD था ना, ये यहाँ पर हमारा BD है, तो इधर जो हमारा ट्रायंगल पहले हमने लिखा है हम उसी का नाम लिख देते हैं कि भाई हमारा जो BD है वो इक्वल है इधर वाले के AC के। BD इज इक्वल टू AC। और ये हमें कैसे पता चला, तो ये हमारा बाई CPCT, ऐसे लिखोगे बाई CPCT एंड फ्रॉम 1 ऐसे नंबर डाल दोगे तो टीचर समझ जाएगा कि अच्छा बच्चे ने पहले वाले का CPCT का यूज़ करके इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, हमने साइड लिया, हमने एंगल लिया, फिर साइड लिया, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल DBC होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ACB के बाई साइड एंगल साइड रूल। तो 3 काम हमने कर लिया, चौथा काम भी तुरंत हो जाएगा फोर्थ वाले नंबर पे। देखो फोर्थ वाले में हमसे कहा गया था CM को हाफ AB शो करना है, ये CM है और उसे शो करना है कि ये AB का हाफ है। तो कैसे शो करेंगे, हमें पता है कि जो भैया हमारा CM है, CM को छोड़ दो, पहले ये देखो कि जो हमारा CD है और ये AB ये दोनों इक्वल होंगे ना। कैसे होंगे, अभी यहाँ पर जो हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किया, तो AB और CD आपस में CPCT से इक्वल हो जाएंगे। अब
तो ए बी और सी डी इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कि हमारा जो सी डी है वो इक्वल है ए बी के, और इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न है सी पी सी टी। पिछले वाले में यहाँ पर जो हमने काम किया तो बस सी पी सी टी शॉर्टकट में लिख दो, यहाँ पर नंबर 1 वगैरह लिखने की, नंबर 3 लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी रिसेंट में ही हुआ है। तो सी डी और ए बी इक्वल हो गया। अब तुम क्या करो, सी डी को तोड़ दो, क्योंकि हमें सी डी के बारे में नहीं बोला है, हमें ए बी तो फाइंड करने के लिए बोला था क्वेश्चन नंबर 4 में, हमें बोला है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी निकालने के लिए, लेकिन वहाँ पर सी डी नहीं बोला है। तो सी डी को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे। जो सी डी है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक सी एम और दूसरा डी एम। सी एम प्लस डी एम करेंगे तो हमारा सी डी निकलेगा। तो सी डी के बदले में हम लिख देते हैं यहाँ पर सी एम प्लस में डी एम, और इक्वल के उस साइड में ई बी लिख दो। अब क्या करो, तो हमें ये भी पता है कि सी एम और डी एम इक्वल है, सी एम और डी एम हमें क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ था, तो हम क्या कर सकते हैं, डी एम के बदले में सी एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तुम लिखो सी एम और फिर से एक बार और सी एम कर दो, इक्वल के उस साइड में हमारा ए बी आ जाएगा। यहाँ पर बगल में रीज़न भी लिख देना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि भाई सी एम जो है वो इक्वल है डी एम के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, इसीलिए हमने डी एम के बदले में सी एम लिख दिया। सी एम और सी एम मिल करके 2 सी एम हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा 2 सी एम, और इक्वल को साइड में ए बी आ गया। अब सिंपल से एक काम करो, ये जो 2 है इसे इधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा जो सी एम बचेगा वो इक्वल हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई 2 के। ये 2 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। या इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा। बाकी तुम इस 2 को अलग से लिख दो, यानी 1/2 करके लिख दो, क्योंकि डिवाइड में 2 है, इसको 1/2 लिख दो और बगल में ए बी लिख दो, क्योंकि इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो इतना ही आता है। तो इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल 4th नंबर वाला भी प्रूफ। तो हैंस प्रूव्ड कर दिया मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस। तुम लोगों को अगर मज़ा आया हो तो बेटा फटाफट एक काम करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं तुम लोगों को इसके नोट्स भी दे दूंगा, अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लेना, पीडीएफ फॉर्म इसके नोट्स मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें मेरा आरएम बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आरएम बैच में फटाफट आ जाओ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तुम एक कोड अप्लाई कर लेना MD सर, जब ज्वाइन करते रहोगे तो ये कूपन कोड अप्लाई करना, तुम्हें अप टू 60% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वाले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोगों को अगला एक्सरसाइज कब तक चाहिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना। और जो मैंने यूक्लिड का एग्जाम तुम लोगों से एक पूछा था बीच में, इस वीडियो के बीच में, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखना, सारे बच्चे मन लगा करके पढ़ते रहो।